Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of managerial economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of total product, average product and marginal product and also the relation among these three. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे प्रोडक्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन के रिगार्डिंग एक प्रॉपर डिस्कशन किया था. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीपी, एपी और एमपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है प्रोडक्शन के रेफरेंस में और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. क्या मतलब है टोटल प्रोडक्ट का? द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम is called its total product. Generally, total product goes on increasing with an increase in the quantity of factor of production employed by the firm. But the rate of increase in total product varies at different levels of employment. यानी कि जब हम टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पर या एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के ड्यूरिंग किसी भी पर्टिकुलर फर्म के द्वारा जितनी भी गुड्स की क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाता है उस टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड को हम टोटल प्रोडक्ट का नाम देते हैं. जनरली होता क्या है, जैसे जैसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इंक्रीज करते चले जाते हैं टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता चला जाता है. जैसा कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में डिस्कस किया था, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और जो आउटपुट है वो इनके एक फंक्शन के तौर पर डिफाइन किया जाता है जैसा कि हमने प्रोडक्शन फंक्शन में भी डिस्कस किया था. और आउटपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. यानी कि जैसे जैसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करते चले जाएंगे टोटल आउटपुट या फिर टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता चला जाएगा. लेकिन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें रेट ऑफ इंक्रीज वेरी करता है. यही कहीं पर तो ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा और कहीं कम इंक्रीमेंट होगा, ये कहने का मतलब है. तो कुल मिला के जो टोटल प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के ड्यूरिंग फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स को डिफाइन करता है. यहाँ हम डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं टीपी इज द समेशन ऑफ एमपी, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो एक सिंगल यूनिट के कंट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है. तो हम जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स को एम्प्लॉयड करते चले जाएंगे हर किसी के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले आउटपुट के बारे में पता चल जाएगा. इसी वजह से हम टोटल प्रोडक्ट को मार्जिनल प्रोडक्ट के समेशन के इक्वल भी रखते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड टर्म एंड दिस इज एवरेज प्रोडक्ट, या इसको हम शॉर्ट में एपी का नाम भी देते हैं या फिर हम इसे प्रोडक्टिविटी का नाम भी देते हैं. क्या कॉन्सेप्ट है एवरेज प्रोडक्ट का? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इज द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर. यानी कि हम अगर वेरिएबल फैक्टर की नंबर ऑफ यूनिट से टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोड्यूस्ड को डिवाइड करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर फैक्टर के रिगार्डिंग एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है. इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला रहता है. इसी वजह से क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. यानी कि टोटल प्रोडक्ट को आपने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो आपको एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाती है. एक्चुअल में है क्या, जो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वर्कर्स है वो मार्केट में प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को प्रॉपरली डिटरमाइन करता है. क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट के बेसिस पर आप पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर के प्रोडक्ट को डिफाइन करते हो जिसके बेसिस पर आप मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हो. इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट टर्म रहती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ कम टू द थर्ड वन. द थर्ड वन इज द मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर is the addition to the total production by the employment of an extra unit
ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट इनपुट की इंक्रीज करते हैं। इनपुट का मतलब वेरिएबल फैक्टर से है हमारा। जब हम वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन में जो एडिशन हुआ वो उस पर्टिकुलर फैक्टर के मार्जिनल प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, यानी कि उस पर्टिकुलर फैक्टर के कंट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट वेरिएबल फैक्टर की इंक्रीज की और उस एक्स्ट्रा यूनिट का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रोडक्शन के एडिशन को काउंट करना पड़ेगा। तो जो टोटल प्रोडक्शन में एडिशन हुआ उसे हम उस फैक्टर के मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यहां मैं एक एग्जांपल की हेल्प से ये क्लियर कर देता हूं आपको। मान लीजिए कि 9 वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया गया और इन 9 वर्कर्स को एम्प्लॉयड करने के बाद जो टोटल प्रोडक्ट है वो काउंट हुआ 10,000 यूनिट्स का। ठीक है, अब आपने एक एक्स्ट्रा वर्कर और ऐड कर दिया। अब आपके पास टोटल वर्कर्स हो गए 10 और इन 10 वर्कर्स का जो टोटल प्रोडक्ट काउंट हुआ दैट इज इक्वल टू 10,500 यूनिट्स। ठीक है, तो आपने जो 10th वर्कर को ऐड किया उसके मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए मैं 10 वर्कर्स के टोटल प्रोडक्ट में से 9 वर्कर्स के टोटल प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यानी कि 10,500 में से आप 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 500 यूनिट्स। यानी कि जो 10th वर्कर ऐड किया गया उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा? 500 यूनिट्स का। इसे हम बोलेंगे 10th वर्कर का मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि इसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना रहा? दैट इज इक्वल टू 500 यूनिट्स का। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला होगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1th यूनिट। यानी कि nth यूनिट के टीपी में से n-1th यूनिट के टीपी को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें nth यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूले में जो MPN है वो डिफाइन कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट को, TPN डिफाइन कर रहा है टोटल प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ यूनिट्स को और TPN-1 डिफाइन कर रहा है टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1 नंबर ऑफ यूनिट्स को। ठीक है, तो अगर हम एक का चेंज करते हैं तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर चेंज एक से ज्यादा का होता है, मान लीजिए कि 9 वर्कर्स के बाद सीधे 12 वर्कर्स ऐड किए जाते, फिर हम कैसे निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू को? तो उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला और प्रोवाइडेड है। द फॉर्मूला इज MP इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q। इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। यहां डेल्टा TP डिफाइन करता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट को और डेल्टा Q डिफाइन करता है चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स को। दैट इज क्लियर? तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट to the change in number of units is known as the marginal product, or marginal product can also be determined by dividing the change in total product by the change in number of units. Okay, अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप among TP, AP एंड MP, यानी कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है। इसके लिए हम एक प्रॉपर टेबल को ड्रॉ करेंगे और इस टेबल के बेसिस पर हम इन तीनों के बीच के रिलेशन को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। तो यहाँ मैंने एक टेबल को ड्रॉ कर रखा है और इस पर्टिकुलर टेबल में मैंने यहाँ पर 4 कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। पहला कॉलम है जो डिफाइन कर रहा है यूनिट्स ऑफ लेबर को, क्योंकि मैं यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल फैक्टर को काउंट कर रहा हूँ, बाकी फैक्टर्स मैंने फिक्स्ड रखे हुए हैं। कैपिटल को मैंने फिक्स माना है, लैंड को फिक्स माना है और एंटरप्रेन्योर को फिक्स माना है। लेबर को मैंने वेरिएबल माना है और मैं क्या कर रहा हूं, 3 फैक्टर्स को फिक्स रखते हुए लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं। पहले मैंने फर्स्ट लेबर एम्प्लॉय करी, फिर एक और बढ़ा दी तो 2 हो गई, एक और बढ़ा दी 3 हो गई, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर लास्ट में 8 लेबर्स का मैं यूज कर रहा हूं। अब बात करते हैं, जब मैंने फर्स्ट लेबर को एम्प्लॉयड किया है तो टोटल प्रोडक्ट कितना है? दैट इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्ट आया। मैंने एक लेबर और इंक्रीज करी, 2 लेबर हो गई, तो इन 2 लेबर का टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 90 यूनिट्स का।
3 लेबर का टोटल प्रोडक्ट आया 120 यूनिट्स, 4 लेबर का टोटल प्रोडक्ट आया 140 यूनिट्स, 5 लेबर एम्प्लॉयड करी तो टोटल प्रोडक्ट हो गया इनका 150 यूनिट्स, 6 लेबर का टोटल प्रोडक्ट है 150 यूनिट्स, 7 लेबर का टोटल प्रोडक्ट है 140 यूनिट्स और 8 लेबर का टोटल प्रोडक्ट है 120 यूनिट्स। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टीपी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं यूनिट्स ऑफ लेबर और टीपी के बेसिस पर एपी और एमपी की वैल्यू को डिटरमाइन करूंगा। तो यहाँ देखिए एपी के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, ये टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ पहले फर्स्ट यूनिट के लिए 50/1 दैट इज इक्वल टू 50, 90/2 दैट इज इक्वल टू 45, 120/3 दैट इज इक्वल टू 40, 140/4 दैट इज 35, 150/5 30, 150/6 25, 140/7 20, 120/8 दैट इज 15। अब निकालेंगे एमपी। तो एमपी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। तो फर्स्ट यूनिट के लिए तो आपका एमपी 50 ही रहेगा जो टीपी के बराबर है, ठीक है। अब सेकेंड यूनिट आपने ऐड करी तो चेंज कितना हुआ टीपी में, 90 माइनस 50 यानी कि 40 का। अगले केस में थर्ड यूनिट की अगर एमपी निकालनी है तो 120 में से 90 को माइनस कर दिए दैट इज इक्वल टू 30। फोर्थ यूनिट की एमपी निकालनी है 140 माइनस 120 दैट इज 20। फिफ्थ यूनिट की एमपी 150 माइनस 140 दैट इज 10। सिक्स्थ यूनिट की एमपी 150 माइनस 150 दैट इज 0। सेवन्थ यूनिट की एमपी 140 माइनस 150 दैट इज माइनस 10। एट्थ यूनिट की एमपी 120 माइनस 140 यानी कि माइनस 20। तो इस तरीके से डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेबर के रेफरेंस में मैंने टीपी, एपी और एमपी की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया है। अब हम रिलेशन को स्टडी कर लेते हैं प्रॉपरली। क्या जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, आपके देख रहे हैं टीपी लगातार इंक्रीज हो रही है, फिर एक पॉइंट पर जाके ये कांस्टेंट हो गई और वहां से ये लगातार डिक्रीज हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि एक फ्लैश्ड लेवल होता है, एक कैपेसिटी होती है, उस पर्टिकुलर कैपेसिटी तक जब आप लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज करोगे तब तक टीपी लगातार इंक्रीज होगी। लेकिन उस पॉइंट पर आने के बाद जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको अचीव करने के बाद टीपी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके पीछे वर्कआउट करता है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाते चले जाते हो तो स्टार्टिंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है, इसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट बढ़ता चला जाता है और एक पॉइंट के बाद जब आप उसको फुल्ली यूटिलाइज कर लेते हो तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनकर होती है और उसकी वजह से जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। दैट इज क्लियर। एवरेज प्रोडक्ट का नेचर क्या है, ये लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये लगातार डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट लगातार डिक्रीज हो रहा है, ये जीरो हो गया और फिर एक जीरो के बाद ये नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ये जीरो कब हुआ, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो इसका मतलब व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एवरेज मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो, और जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर को बढ़ाते हैं टीपी इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। देखिए 50, 40, 30, 20 तो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। और फिर जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है तो एमपी की वैल्यू जीरो हो जाती है और जब टीपी डिक्रीज होता है तो एमपी की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। लेकिन एपी क्या है, एपी लगातार डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ लेबर को इंक्रीज करते चले जाते हैं। So this is the proper relationship between TP, AP and MP. Okay, thank you.